एक्सक्रीशन हम कहते हैं। लड़कियों यहाँ सुनो, हमने बात की थी होम्योस्टेसिस के 3 एस्पेक्ट्स हैं। बातें छोड़ो लड़की, यहाँ देखो, सही है। होम्योस्टेसिस के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? 3। सही है, 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक क्या कहलाता है? थर्मोरेगुलेशन, दूसरा क्या था? ऑस्मोरेगुलेशन, और तीसरा था एक्सक्रीशन। सही है। थर्मोरेगुलेशन में हमने ये पढ़ा कि टेम्परेचर को मेंटेन किस तरीके से किया जाता है। पहले हमने थर्मोरेगुलेशन की बेसिस पे एनिमल्स की क्लासिफिकेशन भी की थी। सही है, जो हमने वो अलग अलग बेस पे की थी ना, एक थर्मोरेगुलेशन की एबिलिटी की बेस पे, पोइकिलोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स, और उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की थी उनकी सोर्स ऑफ हीट की बेस पे, कि जिनके पास हीट बाहर से आती है, एक्टोथर्म, एंडोथर्म और हीटरोथर्म, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, मैमल्स में यानी ह्यूमन में थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, हॉट कंडीशन में और फिर कोल्ड कंडीशन में। सही, वो सारा सिंपल था, आसान था। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट। जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करना, ये कहलाता है एक्सक्रीशन। अब याद करो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वाले वेस्ट की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, ये वो वेस्ट है जो हमारे सेल्स में प्रोड्यूस होगा। सेल्स में प्रोड्यूस होने के बाद वो ब्लड में आएगा, और ब्लड में जब उसकी अमाउंट बढ़ेगी तो ब्लड अनस्टेबल होगा, और ब्लड को स्टेबल करने के लिए इस वेस्ट को रिमूव किया जाएगा। तो इस वेस्ट का रिमूवल, यहाँ पर बात हो रही है मेटाबॉलिक वेस्ट की, जो सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। सेल्स के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का ब्रेकडाउन होता है ना, कार्ब्स और लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जब टूटेंगे तो इनसे वाटर और CO2 प्रोड्यूस होता है एज अ बाय प्रोडक्ट या एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। देखो, जब हमने आप लोगों ने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर में, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मिलके बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। लिपिड भी मिलके बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। इन दोनों की कंपोजिशन सेम होती है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही पाए जाते हैं। तो अगर ये टूटेंगे, ये हमारे सेल में मेटाबोलाइज होंगे, तो इनके मेटाबॉलिज्म से एक तो एनर्जी बनेगी जो सेल को चाहिए, सही, सारे फंक्शनिंग करने के लिए। दूसरा, यहां पर बनेंगे कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, यानी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे जो सेल रिलीज कर देगा ब्लड में, जैसे कि CO2 और वाटर। ये CO2 तो ब्लड में जाएगा, तो ब्लड में ये ब्लड से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा हमारे लंग्स तक, और लंग्स के जरिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको बॉडी से बाहर रिमूव करवा देगा। तो CO2 को कौन रिमूव करवाएगा? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। पीछे बच गया H2O, वाटर। सही, अच्छा, पूरा कंप्लीटली CO2 वाटर रिमूव नहीं होता, थोड़ा बहुत CO2 लिवर के पास भी जाएगा, और ना ये अमोनिया, यूरिया बनाता है, से आगे पढ़ेंगे। सही, तो CO2 ज्यादातर से CO2 वो लंग्स के जरिए रिमूव हो जाएगा। बाकी वाटर हमारे सेल्स में, सेल से रिलीज होकर ब्लड में जाएगा, और हमारी बॉडी में अगर किसी जगह पे नीड हुई वाटर की तो वहां चला जाएगा, वरना ये वाटर चल जाएगा किडनी के पास, किडनी यूरिन बना के उसको बॉडी से रिमूव करवा देंगे। सही, इस तरह रिमूव हो जाता है। तो इन दोनों से, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उनको रिमूव करना इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना ज्यादा टॉक्सिक भी नहीं होते। सही है। दूसरे जो हमारे पास है प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। जब प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड टूटते हैं, ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, प्रोटीन्स के यूनिट क्या कहलाते हैं? प्रोटीन के जो मोनोमर्स हैं, अमाइनो एसिड्स। सही, और न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। याद करो, प्रोटीन के यूनिट तो अमाइनो एसिड पढ़ा था, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था आप लोगों ने। अमाइनो एसिड के सेंटर में क्या होता है? अल्फा कार्बन पाया जाता है। एक तरफ हाइड्रोजन होगा, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एक तरफ R रेडिकल ग्रुप होगा, और एक तरफ क्या होगा? अमाइनो ग्रुप। तो इसमें अमाइनो ग्रुप पाया जाता है। तो अमाइनो एसिड के पास क्या पाया जाता है? अमाइनो ग्रुप। से ये इसका अमाइनो ग्रुप है। इसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, DNA, RNA वगैरह, ये किससे मिलकर बने होते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर याद करो आप लोग, सेंटर में पेंटोज शुगर होता है, एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप और एक तरफ नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन बेस पाई जाती है। सही है, वो जो नाइट्रोजन बेस थी ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, ये सारी जो होती है हमारे पास, ये नाइट्रोजन बेसिस हैं। सही, नाइट्रोजन बेसिस होती हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स में या फिर न्यूक्लिक एसिड में क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। इन नाइट्रोजन बेस में ही अमाइनो ग्रुप होता है, इन नाइट्रोजन बेस में भी नाइट्रोजन या अमाइनो ग्रुप वगैरह पाया जाता है। तो जब हमारी बॉडी में प्रोटीन्स टूटेंगे या फिर हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड्स का मेटाबॉलिज्म होगा, इसके नतीजे में प्रोड्यूस होगा ये अमाइनो ग्रुप। सिर्फ हमारी बॉडी में नहीं, सारे एनिमल्स की बॉडी में। अब हर एनिमल ये अमाइनो ग्रुप प्रोड्यूस होने के बाद इसको एज इट इज रिमूव नहीं करता, इसे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर बॉडी से रिमूव करेगा। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं से जो पानी में पाए जाते हैं, यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स लिखा हुआ है। एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो इस अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं, बल्कि इस अमाइनो ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, और फिर अमोनिया जो है उनकी बॉडी से रिलीज होगा। सही, उनकी बॉडी से क्या रिलीज होता है? अमोनिया। तो उनका जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनका जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है? अमोनिया है। वो अमोनिया को रिलीज करते हैं।
मैमल्स और एम्फीबियंस, मैमल्स और एम्फीबियंस यानी कैट डॉग ह्यूमन वगैरह, और एम्फीबियंस की एग्जांपल बताओ, फ्रॉग, सही, जो फ्रॉग होता है एम्फीबियंस, सही, ये अमाइनो ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं यूरिया में, और यूरिया इनकी बॉडी से रिलीज होता है, यूरिन के साथ मिक्स होकर हमारी बॉडी में ये रिलीज होता है। फिर रेप्टाइल्स और बर्ड्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो हैं, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इनमें ये अमाइनो ग्रुप कन्वर्ट होता है इनटू यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड फिर इनकी बॉडी से रिमूव होता है, सही, बर्ड्स और रेप्टाइल्स से। अब तीनों में एक ही तरह का भी प्रोड्यूस हो सकता था, तीनों में एक ही तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? वाटर की कंजर्वेशन हर एक को अलग अलग तरह से, देखिए जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स है, इन्हें पानी को कंजर्व करने की नीड नहीं है, यानी वाटर कंजर्वेशन करने की नीड नहीं है, तो इसलिए इनमें ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है जो रिमूव होने के लिए बहुत ज्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है, जिसको रिमूव करने के लिए, तो ये बहुत सारा पानी इनकी बॉडी से ले जाएगा, इन्हें पानी तो कंजर्व करना ही नहीं है, पानी बचाना नहीं है, तो ज्यादा पानी इनके साथ वेस्ट के साथ रिमूव हो जाएगा। जो मैमल्स और एम्फीबियंस हैं, हम लोग हैं, हमें पानी को कंजर्व करना होता है मॉडरेट अमाउंट में, नॉर्मल अमाउंट पानी कंजर्व करना होता है, इसलिए हमारे बॉडी में यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है। यूरिया को रिमूव करने के लिए नॉर्मल मॉडरेट अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, उसके साथ मिक्स होकर बॉडी से रिमूव हो जाता है। लास्ट यूरिक एसिड, ये उनमें प्रोड्यूस हो रहा है जिनको पानी बहुत ज्यादा कंजर्व करना है, जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स, ये ज्यादा पानी पीते भी नहीं है, सही है, जो ज्यादा पानी नहीं पिएंगे तो पानी में कमी होगी, बॉडी में पानी कमी होगा, और उस पानी को लॉस नहीं करवा सकते ज्यादा, इसीलिए इनकी बॉडी में ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है जिसे लॉस करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट में पानी चाहिए होता है, सही है। आगे बढ़ेंगे कितना कितना चाहिए। अब ये जो तीन जो है ना, ये तीन जो प्रोडक्ट्स हैं, ये दरअसल हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो एनिमल्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो एनिमल्स में तीन मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, इसके अलावा क्रेटनिन भी प्रोड्यूस होता है थोड़ी बहुत अमाउंट में, सही, मसल वगैरह के मेटाबॉलिज्म से, तो क्रेटनिन भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये तीन है, इन तीनों को हमने आगे डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहला जो है कहलाता है अमोनिया। अमोनिया जो हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH3, सही है, ये हाईली टॉक्सिक है और ये गैसियस स्टेट में बॉडी में प्रोड्यूस होगा, सही, प्रोड्यूस होने के बाद ये पानी के साथ मिक्स होता है और ये अमोनियम आयन बना लेता है, NH4 पॉजिटिव, और ये अमोनियम आयन फिर रिमूव हो रहा होता है। तो ये हाईली टॉक्सिक है, गैसियस स्टेट में प्रोड्यूस होता है और बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, टॉक्सिक होता है। ये तकरीबन 1 लाख टाइम्स, ये 1 लाख का 1 लाख गुना या 1 लाख टाइम्स मोर टॉक्सिक होता है देन यूरिया। यूरिया के मुकाबले में जो अमोनिया है, अमोनिया 1 लाख टाइम्स ज्यादा टॉक्सिक है, सही है, मतलब सबसे ज्यादा टॉक्सिक यही है। यूरिया सेकंड नंबर पे है, सही है, जो सेकंड नंबर पे पड़ेंगे, और थर्ड नंबर पे यूरिक एसिड। ये अमाइनो एसिड्स के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होता है, जब अमाइनो एसिड टूटेंगे उनके ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होता है, सही, अमोनिया, NH3 अमोनिया। तो फिश वगैरह जो है उनमें प्रोड्यूस होगा एक्वेटिक एनिमल्स में, तो उसके अंदर ये जब वो अमाइनो एसिड खाएंगे, किसी दूसरी फिश को खाएंगे, उसका प्रोटीन होगा, प्रोटीन टूटेगा, अमाइनो एसिड बनेगा, वो मजीद टूटेगा तो उससे अमोनिया रिलीज होगा। फिर ये अमोनिया जो होता है ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, पानी में जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है, तो ये डिसॉल्व होते ही अमोनियम आयन बना लेता है, अमोनियम आयन की फॉर्म में पानी में पाया जाता है। इसका 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, अगर किसी एनिमल को अमोनिया रिलीज करना है, यानी अमोनिया के जरिए वो दरअसल नाइट्रोजन रिलीज कर रहा है, अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन इस फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में अगर एनिमल रिमूव करेगा, तो उसके लिए उसे कम से कम 500 ml पानी चाहिए होगा। कितना पानी चाहिए होगा? 500 ml, मतलब यानी तकरीबन ½ लीटर पानी चाहिए होगा। कितना? ½ लीटर, सही, 500 ml। अगर हमारी बॉडी में ये अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा होता, अगर हमारी बॉडी में 3-4 ग्राम, तो ना 3-4 ग्राम नाइट्रोजन नॉर्मली प्रोड्यूस होना आम बात है, प्रोड्यूस होता है। अगर 4 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता हमारी बॉडी में, 1 ग्राम के लिए 500 ml चाहिए, 4 ग्राम के लिए कितना चाहिए होता? 2000, सही है, 2000 मतलब 2000 ml मतलब 2 लीटर, तो 2 लीटर पानी लॉस करना पड़ता हमें, तो इतना ज्यादा पानी लॉस करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी बॉडी में ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ये उनमें प्रोड्यूस हो रहा है जिनको पानी को बचाने की नीड ही नहीं है, एक्वेटिक एनिमल्स में, सही, तो इसलिए उनमें ये प्रोड्यूस होता है। और वो एनिमल्स जिनमें अमोनिया प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ऑर्गेनिजम्स व्हिच रिलीज अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, उन्हें हम कहते हैं अमोनोटैलिक। उन्हें क्या कहा जाता है? अमोनोटैलिक। तो अमोनोटैलिक वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर अमोनिया जो है रिलीज होता है एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इसकी एग्जांपल है ये रही, ज्यादातर जो बोनी फिशेस होती हैं, बोन वाली फिशेस, वो सारी इसकी एग्जांपल है, वो कहलाती हैं अमोनोटैलिक। एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, पानी में जो इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं, कौन होते हैं इनवर्टिब्रेट्स? जिनके बाद बैकबोन नहीं होती, कौन कौन सी फाइलम याद है आप लोगों को? किंगडम एनिमल की फाइलम पोरेफ्रा, नाइटेरिया, कौन कौन सी फाइलम इनवर्टिब्रेट्स हैं? मोलस्का, और सारी, सिर्फ एक लास्ट वाली जो कोड रहता है उसमें है ना वर्टिब्रेट्स। तो शुरू की सारी जो 8 फाइलम्स है वो सारी क्या है?
इनवर्टिब्रेट्स है, सही है। फाइलम पोरेफ्रा, नाइडेरिया, प्लेटियलमेंथिस यानी अर्थवर्म, राउंड वर्म, और कौन कौन से थे, मोलस्का वाले जो है सारे हो गए, क्रैब भी, जितने भी इंसेक्ट्स हैं सारे वो सारे, क्योंकि वो आर्थ्रोपोडा में मोलस्का वाले ऑर्गेनिज्म, स्टारफिश, जेलीफिश, ये सब क्या है, इनवर्टिब्रेट्स हैं। इन सब में क्या प्रोड्यूस होता है, अमोनिया, सही है। ये अमोनिया रिलीज करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस इस फॉर्म में होगा, यानी अमोनिया इसकी फॉर्म में, सही, अमोनिया की फॉर्म में। फिर इसके बाद ये पानी के साथ मिक्स हो जाता है उनकी बॉडी में, उनकी बॉडी के अंदर ही पानी जो होगा, जो पानी पिया उसके साथ मिक्स हो जाएगा और फिर NH4 बन के फिर रिलीज हो जाता है, इस तरह होगा। तो अमोनियम जो वाटर को यूज कर रहा है वो बेसिक में यूज कर रहा है या कौन यूज कर रहा है, यानी हम लोग अगर यूज करेंगे तो, हाँ, ये इसकी किडनी यूज कर रही है, मतलब इसका जो किडनी होंगी ना, इनकी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होंगे वो इस अमोनिया को कैप्चर करते हैं, उसके बाद इतना पानी मिक्स करते हैं और फिर उसके बाद अमोनियम आयन की फॉर्म में उसको रिलीज करते हैं। तो इसीलिए इसको रिमूव करने में ज्यादा पानी लग रहा है, सही है, इसको रिमूव करने में। अच्छा यहाँ देखो, इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लो यहाँ पर, इसकी एम्फीबियंस का लार्वा, एम्फीबियस लार्वा, लार्वा किसे कहते हैं, एग से निकली हुई जो प्रिमिटिव स्टेज होती है ना, शुरू वाली डेवलपमेंट स्टेज होती है, उसे लार्वा कहते हैं, सही। तो एम्फीबियंस का जो लार्वा है, फ्रॉग का जो लार्वा होता है वो ये रिलीज करता है, फ्रॉग का छोटा सा बच्चा जो है ना वो अमोनिया ही रिलीज करता है, क्योंकि वो पानी में ही रहता है, वो बाहर नहीं आ सकता। फ्रॉग तो बाहर आ जाता है ना पानी के बाहर, ये पानी में ही रहता है लार्वल स्टेज। अच्छा, इसके अलावा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे कि हम लोग हैं, हमारी बॉडी में भी ये प्रोड्यूस होता है अमोनिया, लेकिन अमोनिया जो है ये जाता है लिवर के पास और लिवर इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है इनटू यूरिया, क्योंकि हम अमोनिया को रिमूव करना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमारा लिवर इस अमोनिया को कैप्चर करके इसे कन्वर्ट कर देगा यूरिया में। तो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाएगा अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन से, लेकिन लिवर उसे यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, फिर यूरिया हम रिलीज करेंगे जो नेक्स्ट एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट, सही है। तो इस एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट के बारे में ये सारी चीज याद रखना। सबसे ज्यादा हाईली टॉक्सिक कौन सा एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट, अमोनिया, सही। गैसियस स्टेट में कौन सा प्रोड्यूस होता है, अमोनिया, सही है। 1 लाख टाइम्स यूरिया से ज्यादा टॉक्सिक कौन है, अमोनिया। अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन से डायरेक्टली क्या प्रोड्यूस होता है, अमोनिया। हाईली सॉल्युबल कौन है वाटर में, अमोनिया है, और अमोनिया जब वाटर के साथ मिक्स होगा तो क्या बनेगा, अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव, सही, अमोनियम आयन से बोलते हैं। 1 ग्राम अगर नाइट्रोजन रिमूव करना है अमोनिया की फॉर्म में, कितना पानी चाहिए होगा, 500 ml वाटर चाहिए होगा। वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अमोनोटैलिक। बोनीफिशिस क्या है, अमोनोटैलिक है। एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स क्या है, अमोनोटैलिक है। एम्फीबियंस का लार्वल स्टेज क्या रिलीज करती है वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे, अमोनिया, सही, यानी वो भी अमोनोटैलिक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में अमोनिया प्रोड्यूस होता है, हाँ अमोनिया प्रोड्यूस होता है, लेकिन उस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, यूरिया में। कौन कन्वर्ट करता है, ये लिवर, सही है। अब आगे पढ़ेंगे किसका कन्वर्ट करता है। अच्छा, अब सेकंड प्रोडक्ट है जो कहलाता है यूरिया, सही। यूरिया का फॉर्मूला याद करना, CONH2, सही है। अब इनमें इतना बड़ा फॉर्मूला तो याद कर लो तो खास, लेकिन फॉर्मूला वगैरह तो नहीं पूछेंगे, बस ये याद रखना। देखो अमोनिया में कितने नाइट्रोजन है, अमोनिया में नाइट्रोजन कितने हैं, 1। यूरिया में कितने नाइट्रोजन है, 2। ये 2 है, कैसे 2 है, हाँ ये वाला 2 यहाँ आएगा, सही, इसलिए 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं अमोनिया में और यूरिया में, यूरिया में हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, सही। यहाँ देखो अब यूरिया में कितने नाइट्रोजन होते हैं, 2, ये याद रखना, सही। अच्छा, ये लेस टॉक्सिक है देन अमोनिया, अमोनिया के मुकाबले में लेस टॉक्सिक होगा। कितना टाइम्स लेस टॉक्सिक होगा, 1 लाख टाइम्स। वो 1 लाख टाइम्स ज्यादा था, ये 1 लाख टाइम्स कम है उसके मुकाबले। ये भी हाईली सॉल्युबल वाटर है, यानी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है ये भी आसानी से। और इसका 1 ग्राम अगर रिमूव करना है नाइट्रोजन यूरिया की फॉर्म में, उसके लिए सिर्फ इतना पानी चाहिए, 50 ml। कितना चाहिए, 50 ml। तो इतना पानी हम अफोर्ड कर सकते हैं लॉस करना। अगर हमारी बॉडी में 3-4 ग्राम अगर प्रोड्यूस हो जाता है, 4 ग्राम प्रोड्यूस हो जाता है, उसके लिए हमें सिर्फ 200 ml पानी लॉस करना होगा। तो इतना तो नॉर्मल है, इतना यूरिन प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, सही है। अच्छा, ये प्रोड्यूस होता है यूरिया साइकिल के जरिए, या उसे हम ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। वो जो लिवर में प्रोसेस हो रहा था ना, अमोनिया को कन्वर्ट किया गया था यूरिया में, वो प्रोसेस यूरिया साइकिल या ऑर्निथीन साइकिल ही कहलाता है, जिसके नतीजे बनता है। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, लिवर में, जिसे हम फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड एज यूरिया साइकिल और ऑर्निथीन साइकिल। इसमें ना वो एंड प्रोडक्ट बनता है ऑर्निथीन, इसलिए इसको ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं। तो यूरिया साइकिल या ऑर्निथीन साइकिल, ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, लिवर में हो रहा है। होता किस तरह से, इसमें ये होता है जो अमोनिया है, अमोनिया सही जो प्रोड्यूस हुआ हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन से, ब्लड में आया, ब्लड में अमोनिया घूम रहा है, साथ ही साथ ब्लड में CO2 भी है। जो CO2 किससे बेस प्रोड्यूस हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड से। पढ़ा था ना हमने, कार्बोहाइड्रेट लिपिड से प्रोड्यूस होता है ये। तो सारा CO2 लंग्स में नहीं जाता, कुछ CO2 यहाँ आता है लिवर के पास,
कहाँ आएगा? लिवर के पास। और लिवर में इन दोनों का रिएक्शन होगा, ये दोनों लिवर में जाएंगे, रिएक्शन होगा और इससे क्या प्रोड्यूस होगा? यूरिया। सही है, तो यूरिया यहाँ प्रोड्यूस होता है लिवर में, किस प्रोसेस के जरिए? यूरिया साइकिल के जरिए। वो ऑर्गेनिजम्स जो और यूरिया रिलीज करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, उन्हें क्या कहा जाता है? यूरियोटैलिक। एग्जांपल मैमल्स, ह्यूमन वगैरह से। इसके अलावा एम्फीबियंस यूरियोटैलिक होते हैं, यानी फ्रॉग यूरियोटैलिक है, लेकिन एम्फीबियंस की अडल्ट वाली स्टेज, सही है, जो लार्वल स्टेज है वो क्या होती है? अमोनोटैलिक होती है। अडल्ट स्टेज क्या होती है? यूरियोटैलिक। सही है। सम मैरीन फिशेस, कुछ मैरीन में पाए जाने वाले फिश भी यूरिया रिलीज करती हैं, जैसे कि शार्क्स। सही, ये एग्जांपल याद रखना। शार्क जो है वो क्या रिलीज करती हैं? यूरिया। अभी हमने ऊपर लिखा था, ये रहा। सही, मोस्ट बोनी फिश क्या रिलीज करती हैं? अमोनिया रिलीज करती है, यानी अमोनोटैलिक होती है। यहां पर हमने लिखा ये शार्क है, शार्क क्या रिलीज करिए? यूरिया रिलीज करिए। शार्क में कितनी हड्डियां होती हैं? शार्क में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी? तुक्का मार रहे हो, तुक्का भी गलत मार। तुक्का कितना मारा है? 208। हमसे 2 ज्यादा। इसने ऐसा क्या किया? हमसे 2 ज्यादा हड्डियां लगे बैठा है। बताओ तुम लोग, डर गए तो बताओ कितनी हड्डियां होती है शार्क में? हाँ, 206 पक्का? ऐसे तुक्के मारते हो? अगर ऐसी कोई वैल्यू होती तो मैं पूछता है क्यों? यहां सुनो, शार्क में हड्डी नहीं होती, शार्क में एक भी हड्डी नहीं होती। जो आप लोगों ने पढ़ा था क्लास कोर्डेटा जो पढ़ी थी, नहीं वो जो फाइलम कोर्डेटा थी, उसमें क्लासेस थी 7। क्लास एनाथा, जो एनाथा थी वो जॉलेस फिशेस होती हैं। फिर क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस जो कार्टिलेजिनस फिश, ये है कार्टिलेजिनस फिश है, इसमें बोन होती ही नहीं है। सही है, शार्क में कार्टिलेज होती है, बोन्स नहीं होती। बोनी फिश होती है ऑस्ट्रिक्टाइस, जिसमें वो होती है ना सी हॉर्स, पॉम्फ्रेट और बहुत सारी एग्जांपल हो जाती है बहुत सारी। तो शार्क्स जो है कार्टिलेजिनस फिश है, बोनी फिश वही है मोनोटैलिक, ये कार्टिलेजिनस फिश है। तो सब मेरी फिश में कार्टिलेजिनस फिश है जो यूरियोटैलिक होगी, ये बात भी याद रखना। सही, ये सारी एग्जांपल इसके आ रहा हूं। अच्छा, इसके अलावा एक टेस्ट होता है BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इससे पता चलता है कि ब्लड में यूरिया कितना है, ब्लड में नाइट्रोजन कितना है, वो पता चल जाता है। क्या टेस्ट है? BUN, बर्न टेस्ट होता है। BUN मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट होता है, जिससे हम पता क्या करेंगे? ब्लड यूरिया टेस्ट निकालेंगे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट होगा, BUN टेस्ट होगा। उससे ना किडनी की फंक्शनिंग को डायग्नोस किया जाता है कि किडनी इस बंदे की अच्छे से काम कर भी रही है, नहीं कर रही। अब बताओ, एक पेशेंट है, सही है, पेशेंट ए है, हमने एक पेशेंट ए है, उसका हमने वो किया BUN टेस्ट किया, उसके BUN की जो वैल्यू है ना वो ज्यादा आ रही है। सही है, ज्यादा आ रही है। एक हमने पेशेंट लिया, सही, बी पेशेंट लिया, उसके BUN की वैल्यू कम आ रही है। अब किसकी किडनी खराब है? जिसका BUN की वैल्यू ज्यादा आई है उसकी किडनी खराब है, या जिसकी BUN की वैल्यू कम आई है उसकी किडनी खराब है? जिसकी ज्यादा आई है उसकी खराब है, क्योंकि किडनी का काम था इस BUN को, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को खत्म करना, यानी ब्लड में यूरिया और नाइट्रोजन को रिमूव करना था, और उसकी किडनी काम नहीं कर रही, इसीलिए इसकी BUN की वैल्यू क्या है? ज्यादा आई है। सही, जिसकी BUN की वैल्यू कम आई है मतलब उसकी किडनी प्रॉपर काम कर रही है, इसीलिए उसके ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन नहीं है। सही, तो किडनी की फंक्शनिंग को डायग्नोस इस तरह करते हैं। इसके अलावा यूरिया जो है, अभी यहां पर ये एक और चीज, यूरिया जो है ना, यूरिया जो सेकंड एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर की रीएब्जॉर्प्शन में। जब हम यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। वो काउंटर करंट मैकेनिज्म में देखना, वहां पर इसका रोल आएगा यूरिया का। यूरिया वहां पर रोल प्ले कर रहा होगा वाटर की रीएब्जॉर्प्शन में, यानी हमारी बॉडी में वाटर को ऐड करने में। यूरिन में से वाटर हमारी बॉडी में आता है फिल्ट्रेट से, तो वहां पर यूरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट 3 है, तीनों में से ये वाहिद ऐसा है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वाटर की रीएब्जॉर्प्शन में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा वो है एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है जो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, तो वो यूरिया है। सही है, चलो यहां देखो, सही है, यूरिया जो है हमारे पास ये लेस टॉक्सिक है। यूरिया जो है लेस टॉक्सिक है किससे? अमोनिया से। कितने टाइम्स लेस टॉक्सिक है? 1 लाख टाइम्स। ये भी हाईली सॉल्युबल होता है। इसके अंदर कितने नाइट्रोजन पाए जाते हैं? 2। सही है, 1 ग्राम नाइट्रोजन अगर हमें यूरिया की फॉर्म में रिमूव करना है, कितना पानी चाहिए? 50 ml। किस प्रोसेस के जरिए प्रोड्यूस होता है? यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल का दूसरा नाम ओनिक्स है। ये यूरिया साइकिल कहां पर होती है? सही है, और ये यूरिया साइकिल के लिए क्या क्या रिएक्टेंट चाहिए? अमोनिया एंड CO2। सही है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यूरिया। वो ऑर्गेनिज्म यूरिया रिलीज करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यूरियोटैलिक। एम्फीबियंस का अडल्ट स्टेज क्या होती है? यूरियोटैलिक। मैमल्स तो अडल्ट और सारे मैमल्स क्या होते हैं? यूरियोटैलिक। और शार्क्स क्या होती हैं? यूरियोटैलिक। अडल्ट जो एम्फीबियंस की लार्वल स्टेज है वो क्या होती है?
अमोनोटैलिक, सही अमोनोटैलिक होती है। BUN टेस्ट के जरिए क्या चेक, BUN टेस्ट की फुल फॉर्म क्या है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इससे हम क्या डायग्नोस करते हैं? किडनी की फंक्शनिंग डायग्नोस करते हैं। कौन सा ऐसा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है? यूरिया। क्लियर, सही, दूसरा हो गया। सेकंड है हमारे पास यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का फॉर्मूला बहुत बड़ा है, C5H4N4O3। कितने नाइट्रोजन इसमें? 4। इसका अगर बुक में स्ट्रक्चर देखोगे ना, इसका इस तरह डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर बना है। जब बेंजीन की रिंग्स होती है ना, वो दोस्ता की डबल डबल से रिंग बनी हुई है, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। ये लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे स्ट्रक्चर नहीं आता इसलिए बना नहीं रखा। ये लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे कम टॉक्सिक ये है, लेकिन बुक में ये भी लिखा हुआ इट इज 10,000 टाइम, यानी 10,000 गुना लेस टॉक्सिक है देन अमोनिया। अमोनिया कौन से नंबर पे पढ़ा था हमने? फर्स्ट पे, सबसे पहले, सही। सेकंड पे हमने क्या पढ़ा? यूरिया। थर्ड पे क्या है? यूरिक एसिड। अब ये बोल रहे हैं कि जो यूरिक एसिड है वो अमोनिया से, फर्स्ट वाले से कितने टाइम्स लेस टॉक्सिक है? 10,000 टाइम लेस टॉक्सिक है, सही है। और वो जो दूसरा वाला था, जो यूरिया था, वो अमोनिया से कितने टाइम लेस टॉक्सिक था? 1 लाख टाइम्स। मतलब लीस्ट टॉक्सिक किसे होना चाहिए? यूरिया को होना चाहिए, क्योंकि सेकंड नंबर पे यूरिया, और यूरिया 1 लाख गुना लेस टॉक्सिक है। ये तो सिर्फ 10,000 गुना लेस टॉक्सिक है, तो उसे होना चाहिए, लेकिन वो लीस्ट टॉक्सिक नहीं है, और ये लीस्ट टॉक्सिक है। क्यों? बताओ क्यों? हाँ, ये जो है इतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, वो वाटर में सॉल्युबल होता है, वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ब्लड में मिक्स होकर कहीं भी चल जाएगा और इंफेक्शन वगैरह कर देगा, मतलब डीएनए वगैरह को डैमेज करते हैं। अच्छा, ये जो यूरिया वगैरह है, ये अगर हमारी बॉडी में ब्लड में इसकी अमाउंट बढ़ी, ये हमारे सेल्स में जाएगा, सेल में जाके वहां के डीएनए को खराब करेगा, आरएनए को खराब करेगा, वहां के एंजाइम्स को खराब करेगा। डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स, इन तीनों मतलब प्रोटीन्स को, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम्स, इन सबको ये डीनेचर कर देता है, जिससे इंसान की डेथ हो जाएगी। सही, एक कंडीशन है डेथ वाली, आगे पढ़ेंगे। अच्छा, तो ये ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता, इट इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता, इसीलिए ये टॉक्सिक है। अगर बॉडी में होगा भी ना, ये डिसॉल्व नहीं होगा ब्लड में, तो बॉडी में हर एक जगह पे पहुंचेगा नहीं ज्यादा जल्दी से, इसीलिए लीस्ट टॉक्सिक है। सही, वरना तो इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो तो सिर्फ 10,000 टाइम लेस है अमोनिया से, सही, उसकी 1 लाख टाइम्स है, लेकिन ये लीस्ट टॉक्सिक इसलिए से कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादा सॉल्युबल नहीं है वाटर में, नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर। सही। अच्छा, इसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड्स के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होता है, न्यूक्लिक एसिड्स याद है? न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो किसके? डीएनए, आरएनए के, डीएनए, आरएनए वगैरह, सही है। उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, सही है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड को हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। उन न्यूक्लियोटाइड में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन बेस। तो उस नाइट्रोजन बेस से बनता है ये यूरिक एसिड। सही, यूरिक एसिड बनता है न्यूक्लिक एसिड्स के ब्रेकडाउन से। और न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन में, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं नाइट्रोजन बेसिस, और नाइट्रोजन बेसिस जो है हमारे पास वो 2 तरह के होते हैं ना, प्यूरीन और पायरिमिडाइन्स होते हैं। प्यूरीन्स जो डबल रिंग वाले होते हैं, पायरिमिडाइन जो सिंगल रिंग वाले होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन दोनों क्या है? प्यूरीन है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है इनका। मेन ये जो यूरिक एसिड है वो प्रोड्यूस होते हैं प्यूरीन वाले नाइट्रोजन बेसिस से। जो प्यूरीन नाइट्रोजन बेसिस है वो जब टूटेंगे उनसे क्या प्रोड्यूस होगा? यूरिक एसिड। सही है। प्यूरीन कौन कौन से? एडेनिन और ग्वानिन। इसीलिए यूरिक एसिड का भी डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि प्रोड्यूस भी किससे हुआ है? डबल रिंग वाले नाइट्रोजन बेसिस से। सही है, तो डबल रिंग वाले नाइट्रोजन बेसिस से प्रोड्यूस होता है। सही है, और इसके अलावा इससे ये एडेनिन और ग्वानिन से प्रोड्यूस होता है जो न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, और इसका खुद का स्ट्रक्चर भी डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। 1 ग्राम नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड अगर रिमूव करवानी पड़े तो कितना पानी चाहिए? सिर्फ 1 ml वाटर चाहिए होता है, जिसके जरिए ये बॉडी से रिमूव हो जाएगा। वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूरिक एसिड एज ए एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, जैसे कि बर्ड्स ज्यादा पानी नहीं पीते, पानी को कंजर्व करना होता है, इसलिए वो यूरिकोटैलिक हैं, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। उनकी बॉडी से देखना वो पेस्ट सा रिलीज होता है। वो पेस्ट में क्या होता है? थोड़ी सी अमाउंट में पानी होता है और ज्यादा वो क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल, वो यूरिक एसिड के होते हैं। फिर रेप्टाइल्स, स्नेक वगैरह, लिजर्ड वगैरह रेप्टाइल्स में, इंसेक्ट्स में, लैंड स्नेल में, ये दोनों तो वर्टिब्रेट्स हैं, बर्ड भी वर्टिब्रेट्स हैं और ये रेप्टाइल भी वर्टिब्रेट्स हैं। इंसेक्ट्स क्या हैं? वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं? इंसेक्ट्स में रीढ़ की हड्डी होती है? नहीं होती? नहीं होती। इंसेक्ट्स कौन सी फाइलम से बिलोंग करते हैं? फाइलम कौन सी फाइलम से? इंसेक्ट्स क्या? आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा होती है। सही, आर्थ्रोपोडा में है ना इंसेक्टा, इंसेक्ट्स होते हैं। तो इंसेक्ट्स हैं ये इनवर्टिब्रेट्स, लेकिन ये क्या है? यूरिकोटैलिक है। सही, ये कीड़े मकोड़े ना, ये ज्यादा पानी थोड़ी पीते हैं, इनके अंदर पानी कम होता है। इसके अलावा लैंड स्नेल, स्नेल
कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? स्नेल स्नेल स्नेल। फाइलम नहीं पढ़े तुम लोगों ने? चैप्टर रिड्यूस तो नहीं हुआ था? स्नेल स्नेल वो मोलस्का से बिलोंग करता है। सही, मोलस्का जो सॉफ्ट बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑक्टोपस जिसमें आता है, ऑक्टोपस वो वाली। सही, तो स्नेल जो लैंड पे स्नेल होता है, लैंड वाला, एक तो वाटर में स्नेल होता है, लैंड स्नेल भी होता है। तो लैंड पे स्नेल आ जाता है, वो भी यूरिकोटैलिक है। तो स्लो मूव करते हैं, पता है ना स्नेल क्या होता है, वही। तो ये दोनों भी याद रखना, ये यूरिकोटैलिक है। ये दोनों तो याद ही होंगे आप लोगों को, बर्ड्स और रेप्टाइल्स। अच्छा, ह्यूमन में भी यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। हमारी बॉडी में यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है 1 ग्राम पर डे। तकरीबन एक दिन में हमारी बॉडी में 1 ग्राम ही प्रोड्यूस होता है, जो नॉर्मली जाता है किडनी में। किडनी में जब यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, उसके साथ ये यूरिक एसिड भी इतना अच्छे से मिक्स तो होगा नहीं, लेकिन छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। अगर डिपॉजिट हो गया तो किडनी स्टोन हो जाएगा। सही, अगर हो गया तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक और चीज होती है, अगर हाई यूरिक एसिड हुआ किसमें? ब्लड में। ब्लड में अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा तो ब्लड में से यूरिक एसिड ट्रैवल करते करते पहुंचेगा जॉइंट्स में, और जॉइंट्स में जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है? गाउट। सही, आपने पढ़ा था ना, गाउटी आर्थराइटिस, ये वही है। तो गाउट होगा, मतलब जॉइंट्स में पेन होगा, जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन होगी। तो इसका रिमूव होना हमारी बॉडी से बहुत जरूरी है, वरना हमें गाउट होगा। सही, गाउटी आर्थराइटिस होगी। तो ये सारा हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नंबर 3 था, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में, यूरिक एसिड के फॉर्मूले में कितने नाइट्रोजन पाए जाते हैं? सही है, सबसे लीस्ट टॉक्सिक कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? यूरिक एसिड। सही है, यूरिक एसिड कितने टाइम्स अमोनिया से लेस टॉक्सिक है? 10,000 टाइम। सही, ये वाटर में सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, या इनसॉल्युबल होता है। सही, बहुत कम डिसॉल्व होता है, लेस सॉल्युबल होता है, लेस सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, ये हमारे पास यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड किसके ब्रेकडाउन से बनेगा? कार्बोहाइड्रेट्स के, न्यूक्लिक एसिड्स के, लिपिड्स के। यूरिक एसिड बनेगा न्यूक्लिक एसिड्स के ब्रेकडाउन से। न्यूक्लिक एसिड में ऐसा क्या पाया जाता है जिससे ये बनेगा? नाइट्रोजन बेसिस। क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन बेस। कौन सी नाइट्रोजन बेसिस से यूरिक एसिड बनता है? प्यूरिन, यानी एडेनिन और गुआनिन से। सही है, यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। 1 ग्राम नाइट्रोजन अगर रिमूव करनी है यूरिक एसिड फॉर्म में, कितना पानी चाहिए? 1 ml। वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं क्या कहलाते हैं? बर्ड्स क्या है? यूरिकोटैलिक। रेप्टाइल्स क्या है? यूरिकोटैलिक। ह्यूमंस क्या है? इंसान यूरियोटैलिक, पिछला वाला ग्रुप जो। सही, यूरिया रिलीज करते हैं। इंसेक्ट्स क्या है? यूरिकोटैलिक, और लैंड स्नेल भी क्या है? यूरिकोटैलिक। ह्यूमन के अंदर होता है ये प्रोड्यूस, लेकिन ह्यूमन प्राइमरी तौर पे इसे रिलीज नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में हो रहा है। सही, 1 ग्राम पर डे। और हाई यूरिक एसिड की वजह से क्या होता है? गाउट। सही है। अब ये जो 3 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का एक पूरा टॉपिक दे रखा है एमडीकैट ने, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। ये सारा अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसमें से 1 एमसीक्यू आएगा पक्का। सही, वैसे इस चैप्टर से पिछले साल 8 एमसीक्यूज आए थे, 8 होम्योस्टेसिस से। सही, ये इतना यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 8 एमसीक्यूज इस एक चैप्टर से आए थे। उससे पिछले साल नहीं आया, उससे पिछले साल भी नहीं है, क्योंकि चैप्टर था ही नहीं। पिछले साल इन लोगों ने इंक्लूड किया था चैप्टर होम्योस्टेसिस का, उससे पहले नहीं होता था। तो इंक्लूड करके डायरेक्ट 8 एमसीक्यूज दिए हैं। 80 में से 8 एमसीक्यूज, 10% एमसीक्यूज एक चैप्टर के। सही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो इस टॉपिक से आए हुए हैं 2 एमसीक्यूज, इस टॉपिक से भी आए हैं शायद। अच्छा, इसके बाद है हमारा यूरिनरी सिस्टम। सही, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को हम पढ़ेंगे। अब इंसान का जो यूरिनरी सिस्टम है उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं, उसे हम रीनल सिस्टम भी कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है वेस्ट को रिमूव करना और होम्योस्टेसिस करना। सही, हमारी बॉडी में वाटर का लेवल मेंटेन करके रखना और वेस्ट को एक्सक्रीशन करवाना। तो होम्योस्टेसिस भी करवा रहा है हमारा यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? किडनीज होती हैं, यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। किडनीज और यूरेटर्स ये दोनों दो होते हैं। सही, यानी ये दोनों क्या है? पेयर्ड है, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे होगा। किडनी वो है ब्लड प्योरीफायर, सही, जो यूरिन प्रोड्यूस करती है ब्लड को प्योरीफाई करके। यूरेटर वो ट्यूब है जो यूरिन को आगे लेके जाते हैं, यहां से रिसीव करके किडनी से आगे ब्लैडर तक पहुंचाते हैं। तो यूरेटर दोनों किडनी से निकल रहे होंगे, तो इसलिए दोनों स्ट्रक्चर क्या है? पेयर्ड है। तो इसका यूरिन ब्लैडर जो यूरिन स्टोर करने वाला स्ट्रक्चर है, और इसका यूरेथ्रा वो ट्यूब जिसके जरिए यूरिन बॉडी से पास आउट होगा। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? अनपेयर्ड है, मतलब एक एक हो गए। सही है, बॉडी में यूरेथ्रा जो होता है मेल में, यूरेथ्रा जो मेल का यूरेथ्रा है वो पीनस के अंदर पाया जाता है, और यूरेथ्रा को हम कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या कहते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ लिया आप लोगों ने? सही है, तो उसमें बड़ा होगा। जो यूरेथ्रा है वो क्या कहलाता है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्योंकि इसके जरिए यूरिन भी पास आउट होता है
और जेनाइटल डिस्चार्ज जिसे सीमन कहते हैं, जिसका स्पर्म वगैरह पाए जाते हैं, सीमन, वो भी इसी से रिलीज होता है, यूरेथ्रा से। तो एक कॉमन ट्यूब है जिससे रिलीज होता है। फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में जेनाइटल डिस्चार्ज जो होगा वो निकलेगा वेजाइना के जरिए, और जो यूरेथ्रा है उसके जरिए सिर्फ और सिर्फ यूरिन पास आउट होता है। सही है? तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं। इन 4 कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है पहले, फिर बाकी डिटेल आगे में है। किडनीज जो है, किडनी क्या है? ब्लड प्यूरिफायर है, ये पेयर्ड होती हैं, ये यूरिन फॉर्मेशन करती हैं। सही, ये सिंपल थोड़ा सा लिखा हुआ है। यूरेटर्स वो ट्यूब है, यूरिन ट्रांसपोर्ट करने का काम है यूरेटर्स का। सही है, यूरिन ट्रांसपोर्ट करने का इनका काम है फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। किडनी से यूरिन रिसीव करके कहां लेके जाते हैं? ब्लैडर तक। ये लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, अबाउट 25 टू 30 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं ये ट्यूब्स, एक यूरेटर। ये पेयर्ड है, 2 होंगे, एक राइट और एक लेफ्ट। मूवमेंट ऑफ यूरिन को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस। ये वर्ड पहले भी सुना है आप लोगों ने। किसकी मूवमेंट को? हाँ, फूड की मूवमेंट को। जो फूड की मूवमेंट होती है वो भी क्या कहलाती है? पेरिस्टाल्सिस। यूरिन की मूवमेंट भी क्या कहलाती है? पेरिस्टाल्सिस। सही है, तो यूरिन जो मूव करके नीचे आएगा, सही है, वहां से किडनी से नीचे आ रहा होता है, वो पेरिस्टाल्सिस हो रहा होता है। सही, यूरिन नीचे आ रहा होता है। तो ये यूरेटस के बारे में याद रखना। किडनी के बारे में यहाँ थोड़ा सा लिखा है, क्योंकि किडनी आगे हमने डिटेल में पढ़नी है, इसकी आगे हेडिंग है किडनी की। ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ये मस्कुलर बैग है जो स्टोर करता है यूरिन को। इसके अंदर कौन से मसल्स होंगे यूरिनरी ब्लैडर में? स्मूथ मसल। सही, स्मूथ मसल से मिलकर बना ये मस्कुलर बैग है जो स्टोर करता है यूरिन को। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 500 ml, यानी 500 ml तकरीबन ये यूरिन को स्टोर कर सकता है, मतलब अबाउट हाफ लीटर को स्टोर कर सकता है। और ये क्या है? अनपेयर्ड है, सिंगुलर है। सही, एक होता है यूरिनरी ब्लैडर। इसके बाद नंबर 4 है जो क्या कहलाता है? यूरेथ्रा। सही, लास्ट कंपोनेंट है। यूरेथ्रा वो ट्यूब है फॉर यूरिनेशन, जिसके जरिए यूरिनेशन की जाएगी, यानी यूरिन को बॉडी से रिमूव किया जाएगा। यूरिन को बॉडी से रिमूव करने का प्रोसेस यूरिनेशन कहलाता है, जो किसके जरिए होगा? यूरेथ्रा के जरिए होगा। इट पासेस यूरिन आउटसाइड द बॉडी, ये यूरिन को पास करता है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर की तरफ। इसके अंदर जो यूरेथ्रा है, इसमें ना अंदर वॉल्व लगे होते हैं, वॉल्व जो कहलाते हैं स्फिंक्टर मसल्स या स्फिंक्टर वॉल्व कहलाते हैं। सही, स्फिंक्टर मसल्स या स्फिंक्टर वॉल्व का काम होता है किसी लिक्विड को, किसी चीज को ना होल्ड करके रखना, उस सॉल्यूशन को आगे ना मूव करने देना। तो वो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं या स्फिंक्टर वॉल्व होते हैं। अब स्फिंक्टर मसल्स या स्फिंक्टर वॉल्व ना 2 तरह के होते हैं। ये जो हमारे पास यूरेथ्रा होगी ना, एक यहाँ पर अंदर की तरफ मसल लगा होगा यहाँ पर, सही, यूरेथ्रा के बिल्कुल ये टर्मिनल वाले पार्ट में जहां यूरेथ्रा स्टार्ट हो रही है, और एक थोड़ा बाद में लगा होता है। जो अंदर की तरफ लगा होता है, सही, उसे हम इंटरनल स्फिंक्टर मसल कहते हैं। जो बाहर की तरफ होता है वो कहलाता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल। जो इंटरनल स्फिंक्टर मसल है, इंटरनल वाला, वो अडल्ट में भी और इन्फेंट्स में भी, अडल्ट मतलब बड़ों में, और इन्फेंट मतलब जो पैदाइशी छोटे बच्चे होते हैं, इन दोनों में ही ये इंटरनल वाला क्या होता है? इनवॉलंटरी होता है। क्योंकि ये जो इंटरनल वाला है ना, इंटरनल स्फिंक्टर मसल, ये स्मूथ मसल होता है। ये क्या है? स्मूथ मसल। तो ये बड़े होने के बाद भी ये इनवॉलंटरी होगा, बच्चों में भी इनवॉलंटरी होगा। यानी जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में ज्यादा यूरिन हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी फिल हो जाएगी, तो यूरिन खुद ही निकलना स्टार्ट हो जाता है, यूरिन खुद ही रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये वाला वॉल्व खुद ब खुद ओपन हो जाएगा, इंटरनल स्फिंक्टर मसल खुद ही ओपन हो जाएगा, ये इनवॉलंटरी है। लेकिन ये जो बाहर वाला है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल है, जो यूरेथ्रा के अंदर होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल, ये अडल्ट्स में होता है वॉलंटरी। ये अडल्ट्स में क्या है? वॉलंटरी। यानी ये जब तक हम नहीं चाहेंगे, ब्रेन से सिग्नल नहीं आएगा, तब तक ये ओपन नहीं होगा। इसीलिए यूरिन ऊपर से अगर नीचे रिलीज होने भी लग रहा है, 50 उसकी कैपेसिटी भरी ब्लैडर की, ब्लैडर ने यूरिन को नीचे रिलीज करवाया, ब्लैडर से नीचे यूरिन आ रहा है, क्योंकि ये ओपन हो गया एकदम, ये इनवॉलंटरी ओपन हो जाते हैं। ओपन होते ही यूरिन पहुंच गया उसी यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा के आगे अंदर मौजूद था एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल, जो अभी भी क्लोज है, क्योंकि हमने उसे क्लोज किया हुआ है। जब हम उसे ओपन करेंगे, हम वॉलंटरी तौर पर उसे ओपन करते हैं, जब ओपन करेंगे तब यूरिनेशन होगा, वरना इसीलिए हम यूरिनेशन को कंट्रोल कर पाते हैं। तो अडल्ट यूरिनेशन को कंट्रोल इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके अंदर एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल क्या है? वॉलंटरी है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल क्या है? वॉलंटरी है। अच्छा, इन्फेंट्स में ये एक्सटर्नल वाले भी क्या होते हैं? इनवॉलंटरी होते हैं। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको इन एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स को भी कंट्रोल करना नहीं आता, यानी उनके लिए ये क्या है? इनवॉलंटरी है। अभी बाद में जब वो बड़े होते रहते हैं, फिर ये वो इनवॉलंटरी से वॉलंटरी हो जाता है, उसकी ना उनके मतलब उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। ये जो एक्सटर्नल वाले हैं ना, ये स्केलेटल मसल से मिलकर बने हैं। ये किससे मिलकर बना होता है? स्केलेटन। इसके आसपास हड्डियां नहीं है, सही है, लेकिन फिर भी ये स्केलेटल मसल, कुछ एक्सेप्शन भी है ना, सारे हमारे स्केलेटल मसल हड्डियों से चिपके हुए नहीं है, कुछ अलग भी है। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर मसल है वो स्केलेटल होता है, स्केलेटल टाइप का मसल है, सही, स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल नहीं है। इंटरनल वाला स्मूथ है, इसीलिए वो हमेशा ही इनवॉलंटरी है। ये स्केलेटल वाला जो है, ये एक्सटर्नल वाला जो है, ये स्केलेटल है, लेकिन बच्चों में ये इतना उसे कंट्रोल करना आता नहीं है उनको, सही। इसे
तो इनवॉलेंट्री अडल्ट में क्या होता है, ये वॉलेंट्री होता है, इसलिए हम यूरिनेशन को कंट्रोल कर पाते हैं, बच्चे नहीं कर पाते यूरिनेशन को। तो ये यहाँ पर यूरिन सिस्टम है, सही है। दोबारा देख लो, उसके बाद इसके फंक्शन देखते हैं। यूरिन सिस्टम जो है इसे हम क्या कह सकते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अलावा इसका क्या नाम है, रीनल सिस्टम। रीनल किसे कहते हैं, किडनीज को, सही है, रीनल किडनी के लिए यूज किया जाता है, तो इन्हें ये कहा जाता है। अच्छा, जो यूरिन सिस्टम है इसका मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या है, वेस्ट का रिमूवल, यानी होम्योस्टेसिस, वेस्ट का रिमूवल है मेन, सही है, एक्सक्रीशन है। अच्छा, कंपोनेंट्स के कितने कंपोनेंट्स हैं, 4, सही है। 2 कंपोनेंट क्या है, 2 कंपोनेंट क्या है, अनपेयर्ड। 2 पेयर्ड है, उनके नाम क्या है, एंड यूरेटर्स। जो अनपेयर्ड उनका नाम क्या है, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, सही है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मेल में क्या कहलाता है, यूरिनोजेराइटल डक्ट। किडनी को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्यूरिफायर। ये पेयर्ड है, अनपेयर्ड, पेयर्ड होती हैं, सही। इनका मेन फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन करना। यूरेटर्स क्या है, लॉन्ग ट्यूब्स हैं, कितनी इनकी लेंथ होती है, 25 to 30 सेंटीमीटर। ये यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है, कहां से पिक करती है यूरिन को, कहां ट्रांसपोर्ट करती है, ब्लैडर के। ये भी पेयर्ड है, ये मूवमेंट ऑफ यूरिन करवाती है। मूवमेंट ऑफ यूरिन मतलब पेरिस्टालसिस। ब्लैडर, यूनि ब्लैडर वो मस्कुलर बैग है जो क्या स्टोर करता है, यूरिन। कितनी है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, 500 और 0.5 लीटर। ये क्या है, अनपेयर्ड है। यूरेथ्रा वो ट्यूब है जिसके जरिए क्या होगा, यूरिनेशन, यूरिन को पास करता है आउटसाइड द बॉडी। इसके अंदर क्या लगे होते हैं, स्फिंक्टर मसल्स। अंदर वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरनल। जो आउटसाइड बाहर की तरफ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल, सही। कौन से स्फिंक्टर मसल्स हैं जो अडल्ट में वॉलेंट्री होते हैं, एक्सटर्नल। कौन से जो है इन दोनों में, जो अडल्ट में वॉलेंट्री होते हैं, एक्सटर्नल। कौन से जो है अडल्ट और इन्फेंट दोनों में ही इनवॉलेंट्री होते हैं, इंटरनल, सही। और कौन से हैं जो इन्फेंट में इनवॉलेंट्री होते हैं, सिर्फ इन्फेंट में इनवॉलेंट्री होते हैं, वो कहलाते हैं एक्सटर्नल, सही है। अब यहाँ पर कुछ यूरिन के फंक्शन लिखे हुए हैं, इनको भी देख लो एक बार, फिर बाकी इनको दोबारा पढ़ेंगे। यूरिन सिस्टम के सबसे पहले एक तो इसका काम है वेस्ट को रिमूव करना, सही है, नजर भी नहीं आ रहा होगा, देखो वेस्ट को रिमूव करना, ये फंक्शन दोबारा आगे लिखे हैं। वेस्ट को रिमूव करना, यूरिन की प्रोडक्शन करना, ऑस्मोरेगुलेशन करना, वाटर लॉस को कंजर्व करके। अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है गर्मियों में तो ये वाटर को कंजर्व कर लेगा, और अगर इसे पानी को पानी को ये लॉस करवा देगा अगर बॉडी में ज्यादा पानी इंटेक कर लिया, और अगर कम पानी होगा तो वाटर को कंजर्व कर लेगा, सही। अच्छा, ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है ये यूरिन सिस्टम यानी किडनी। किस तरह पीएच को मेंटेन करते हैं, H पॉजिटिव आयन को मेंटेन करके। अगर हमारी बॉडी में, अगर हमारे ब्लड में H पॉजिटिव आयन बढ़ गए, अगर हमारे ब्लड में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ब्लड का पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, ब्लड का पीएच बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही। जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन उतना पीएच क्या होता है, कम होता है, सही है, नेगेटिव लॉग होता है ना। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा। अगर ब्लड में H पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं तो ये H पॉजिटिव आयन को यूरिन में मिक्स करके बॉडी से रिमूव करवा देगा, सही। और अगर H पॉजिटिव आयन कम है, ब्लड बेसिक हो रहा है, तो H पॉजिटिव आयन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करेगा, सॉल्ट और मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब करवाएगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर मेंटेन करवाती है किडनी एक हार्मोन के जरिए, जिसका नाम क्या है, रेनिन। पढ़ा है आप लोगों ने, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, सही है। तो उसका ये रेनिन है ना, रेनिन रोल प्ले कर रहा है किसमें, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करवा के, सही है। तो ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी करवाती है किडनीज, किसके जरिए, एरिथ्रोपोइटिन के जरिए। एक तो रेनिन ये है और एक रेनिन ये है। ये रेनिन क्या है, ये रेनिन नजर आ रहा है, और ये रेनिन, ये दोनों रेनिन में फर्क क्या है, डबल एन का। वाह, बहुत अच्छा वाला फर्क बताया तुम लोगों ने, शुक्र है बता दिया, मैं सही कर लेता हूँ। बताओ इस रेनिन का फंक्शन बताओ, ये रेनिन क्या है, यही तो बताना है कहाँ होता है। ये तो ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, ये कहाँ होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। अब बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, पढ़ा होगा होलोजोइड। अच्छा, आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा, रिड्यूस हो गया था, पढ़ा था, बताओ फिर क्या पढ़ा था तुम लोगों ने। नहीं, बाइल जूस नहीं, उसमें था ये, स्टमक में था, स्टमक में लास्ट की लाइंस में है, पैराग्राफ के स्टमक वाले में एंड में है।
क्या करवाता होगा बताओ? एसिडिक नेचर को कम करना होगा। नहीं, वो नहीं है। स्टमक में कब से एसिडिक नेचर कम हो जाता है? वो तो आगे होगा, इंटेस्टाइन में होगा, ड्यूडेनम वाले पार्ट में होगा, इंटेस्टाइन। अब यहाँ सुनो, स्टमक के बुक की लाइन के एंड में लिखा हुआ है, स्टमक के एंड में नहीं है। अच्छा, ये होता है बच्चों के स्टमक में, सही है। जो इन्फेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में ये रिलीज होता है रेनिन, और ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है, मिल्क प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। मिल्क प्रोटीन का नाम लैक्टोज नहीं होता, मिल्क प्रोटीन, लैक्टोज मिल्क, लैक्टोज प्रोटीन थोड़ी है, लैक्टोज तो कार्बोहाइड्रेट है। मिल्क प्रोटीन होता है कैसीन, कैसीन, कैसीन की डाइजेशन करवाता है। हमारा एक प्रैक्टिकल था यूनिवर्सिटी में, हमें कैसीन, कैसीन जो प्रोटीन ना वो निकालना था। तो हम दूध को हमने उबाला, दूध को उबाल के उसे खराब किया, फिर पता नहीं कोई बैक्टीरिया डाले, फिर और खराब हो गया, फिर उसे ओवन में रखा, वहां बड़ा सा ओवन था, 1 घंटे के बाद फिर दोबारा निकाला, पाउडर सा बन गया, फिर उसका थोड़ा केमिकल डाला, फिर उसको फिल्टर किया, 2-3 घंटे बाद जाके उतना सा प्रोटीन निकला। जैसा एक डिस्प्रिन की टेबलेट होती है इतना सा, एक थोड़ा सा निकला, ये पाउडर था, इतने सारे उसमें, मतलब इतना ये प्रोटीन था। मतलब क्या ये काम, क्या क्या काम करवा रहे हैं हमसे, कहीं काम नहीं आया वो, ऐसे ही बस करवा दिया। हमारी लैब 8 बजे खत्म हुई थी उस दिन, लैब 8:30 बजे, 6 बजे छुट्टी होने वाली थी, लैब में ले गए सर और लैब स्टार्ट करवाई 6-6:30 बजे, और करते करते 8:30 बजे छुट्टी दी उन्होंने। लैब अच्छी होती है, लेकिन ऐसी लैब अच्छी नहीं होती है, खाली केमिस्ट्री, बिल्कुल ही केमिस्ट्री वाली। और ऐसा कुछ लैब में अच्छा नहीं है, तुम लोग वहां जाओगे ना 2-2 घंटे की लैब होगी, बताएंगे क्या अच्छी होती है। जब और जो जोलॉजी की लैब थी वो लैब नहीं होती थी हमारी लैब में, मतलब जर्नल होते थे, जर्नल बनाओ, 100 डायग्राम बनाओ, 120 डायग्राम बैठ के, 120 डायग्राम में क्या बनाना है, बंदर बनाना है, देख के बंदर की शक्ल बना के हम क्या कर लेंगे खुद बताओ। बंदर बना रहे, क्रैब बना रहे, क्रैब केकड़ा, उसके हाथ पांव उल्टे नीचे बन रहे हैं, वो क्यों क्रॉस मार रही है, इसका पांव टेढ़ा है, कर लिया उसने टेढ़ा, क्या हो गया, ऐसे 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 वो करती थी। लाइन इसमें 4 लाइन ज्यादा लगी हुई है, इसकी 10 लाइन होती है, ये क्या हो गया 4 लाइन ज्यादा, इतनी डिटेल से कौन देखता है। बड़ा हमें ना बहुत तंग किया था कराची यूनिवर्सिटी वालों ने इस चीज में, जर्नल में। पहले सेमेस्टर में जब 6 महीने थे, पहले सेमेस्टर में मैंने जाके जर्नल बनाया, एक टीचर का ज़ूलॉजी का कोई कोर्स था, जर्नल बनाया, उसमें हमारी 98 डायग्राम थी एट द एंड, सही है। हर हफ्ते हमें 8-8, 10-10 डायग्राम मिलती थी, तो 5-6 महीने हमारी क्लासेस होती, 4 महीने 96-98 डायग्राम हो गई थी। तो उन्होंने मुझे डायग्राम दी कि भाई ये 8 डायग्राम बनानी है, 8-10 डायग्राम दी थी। अब मैंने एक हफ्ते बनाई बैठ के, अगले हफ्ते चेक होनी थी, अगले हफ्ते चेक करवाने गया तो उन्होंने देखी कि इसका ये बड़ा हुआ है, इसकी लाइन यहाँ से खराब है, इसका ये देखो टेंटिकल बाहर निकला हुआ है, यू सर्कल बना रही है रेड पेन से। मैं बोला सारा खराब कर दिया, ये दोबारा बनाओ, ये दोबारा बनाओ, ये दोबारा बनाओ, बोला दोबारा कौन बनाएगा, इतने मुश्किल से बनाइए। फिर उसके बाद मैं वापसी ले आया। फिर उस दिन उसने इतने को सुनाई, वहां की जो हमारी लैब अटेंडेंट थी ना, उसने बहुत सारे बच्चों को सुनाई ना कि गंदा काम करते हो ये वो। उस पूरा सेमेस्टर वो जर्नल मैंने चेक ही नहीं करवाया। मैं बोला इसके बाद दोबारा लेके जाऊंगा, ये दोबारा तंग करेगी, दोबारा बोलेगी रीड करो, फिर दोबारा मैंने ये काम, फिर उसके बाद मैं दोबारा गया ही नहीं, उस पूरे सेमेस्टर नहीं गया। अच्छा वो टीचर मेरा चेहरा ही भूल गई कि कौन है ये। टीचर नहीं थी, वो लैब असिस्टेंट जो होते हैं ना वो अलग होते हैं, जर्नल चेक करने वाले बंदे अलग होते हैं, पढ़ाने वाले अलग होते हैं वहां पर। तो पढ़ाने वाले अलग थे, वो चेकर अलग थी। अच्छा उस चेकर को पता नहीं चला, पूरा सेमेस्टर मैंने चेक करवाया ही नहीं जर्नल। जब वो पूछते जर्नल चेक है, हाँ चेक है, ऐसे बोल देता। वो चेक तो करते ही नहीं, अंदर आगे यहाँ पे दिखाओ। फिर एट द एंड जब एंड में सबमिट होना था, कितने नंबर का जर्नल था, 98 उसका डायग्राम थी, 98 डायग्राम के 2 नंबर थे जर्नल के, 2 नंबर के 98 खुद। मैं बोला क्या, मैंने तो छोड़ दिए थे 2 नंबर, छोड़ो 2 नंबर से क्या है, 20 नंबर की लैब थी, 20 नंबर में 2 नंबर मतलब क्या, वैसे ही ले लेंगे, पास हो जाएंगे। एट द एंड जब जमा करवाने में ना, तो जमा मैंने बीच में मतलब वहां पर रख दिया कि भाई ये सर्टिफाइड है, हो गया। तो पता नहीं उन नंबर दिए ना दिए, लेकिन नंबर मुझे इतने आ गए थे कि हो गया, रख लिया। पता नहीं जर्नल के नंबर थे या मेरे प्रैक्टिकल के नंबर थे, लेकिन दे दिए थे अच्छे नंबर। फिर दूसरे सेमेस्टर में हमारा मिली थी लैब, थी नहीं। तीसरे सेमेस्टर में हमारी फिर से लैब हुई। इस बार मैंने बहुत अच्छा काम किया, मतलब इस बार मैं 2-2 घंटे लगा के डायग्राम बना रहा हूँ, जर्नल बना रहा हूँ, अच्छा बिल्कुल साफ सुथरा, इतना साफ काम लिख रहा हूँ। जाके उसी लैब असिस्टेंट को जाके चेक करवाया। अब वो लैब उसने चेक कर रही, इतना अच्छा काम, बोली थी तुमने खुद किया, बोली तुम किससे करवाते हो। मैं क्यों करवाऊंगा, बोली नहीं ये तुमने किससे करवाया, इतना अच्छा तुम काम, लड़के इतना अच्छा काम करते ही नहीं, लड़कियों तो सारे गन मचा हुआ है, तुमने इतना साफ कैसा। मैं टाइम लगता है, मैं रात में जाग के करता हूँ, फिर होता है। फिर वो लैब उसने चेक किया, फिर उसने ना चेक करके फिर उस सेमेस्टर उसने देख लिया इसका काम अच्छा होता है, फिर मुझे गुड भी दिया, वरना यूनिवर्सिटी में कोई गुड स्टार भी नहीं देता, तो वहाँ गुड भी दिया, 2-3 जगह उसने गुड भी दिया। फिर एंड में जब सर्टिफाई किया तब गुड दिया, तो वो बोली ये बच्चा अच्छा है, इसका जर्नल से काम किया करो तुम लोग। वो 1-2 बार बोला उसने वहां पर टीचर। फिर वो तीसरे सेमेस्टर में, फिर चौथे सेमेस्टर में, 5वें में, 3-4 सेमेस्टर वो हमारे साथ ही वो लैब असिस्टेंट
तो उसने ना फिर वो मैं जाके काम दिखा था, वो तो इसका काम बहुत अच्छा होता है, तो वो दूसरी लैब ने दूसरी उसको भी दिखा, देखो इसका काम देखो इसने अच्छा कर रखा है, ऐसे दिखा रही। मैं बोला ये वही बच्चा है जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में जितना गंदा काम किया था ना, उसने जर्नल ही दोबारा नहीं लेकर आया था, मैं वही था, इसी के डर की वजह से लेकर नहीं आता, और अब इसको जर्नल पसंद आ गए थे। अच्छा ये हमारे पास पूरा यूरिया सिस्टम है, ये राइट डायग्राम देख लो, मतलब ये नहीं सही है। ये हमारे पास किडनी से, ये यूरेटस, यूरेटस की लेंथ कितनी होती है 25 to 30 सेंटीमीटर, ब्लैडर और ये यूरेथ्रा। अच्छा ये थोड़ा सा ना क्या टाइम हुआ वैसे, अभी है टाइम है सही। यहाँ देखो ये सारे फंक्शन है, ये सारे फंक्शन आगे दोबारा हैं बार बार, सही है, तो इनको यहाँ बेशक ना भी लिखो तो चलेगा। वैसे मैं आप लोग काम यहाँ तक भेजूंगा एक पीडीएफ। अगर आप लोगों को नहीं मिला काम ना, नहीं पढ़ेंगे, क्या हो गया, मैं यहाँ तक की एक पीडीएफ भेजूंगा ना, 2 पीडीएफ यहाँ तक की हैं, फिर एक तीसरी पीडीएफ है जो यहाँ से स्टार्ट है, जो आगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे एंड है। देखो चलो सही है, देखो यहाँ देखो, अब इसके बाद ना स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज है। किडनी को क्योंकि ऊपर आपने थोड़ा सा ही लिखा था ना, यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। किडनी जो होती है कहाँ पाई जाती है, जस्ट बिलो द रिब केज। रिब केज किसे कहते हैं, रिब केज जो जिसके अंदर हमारा लंग्स और ये सारी चीजें प्रोटेक्टेड होती हैं। रिब केज में कितनी हड्डियां होती हैं, 24 होती हैं। रिब केज में कितनी होती हैं, 24 होती हैं, 25 होती है बच्चा, सेंटर वाली हड्डी भी तो है, वो कहाँ आ गए, सही है 25 होती है। कितनी होती है 25। अच्छा एक और चीज यहाँ मुझे याद आ गई, देखो ये जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्रल कॉलम की जो बैकबोन में हड्डियां हैं उन्हें वर्टिब्री कहते हैं, सही है। और ये जो रिब्स है, रिब्स पीछे जाकर अटैच तो होती है ना उससे, ये मैंने बताया था पीछे जाकर अटैच होती है, आगे की साइड पे जो एंड वाली है वो फ्लोटिंग होती है, आगे अटैच नहीं, पीछे तो सारी अटैच है। पीछे जो इनका जॉइंट होता है ना, यानी इनका रिब्स का अटैचमेंट जो है हमारी वर्टिब्री के साथ, बैकबोन की हड्डियों के साथ, यहां पर जो जॉइंट बनेगा कौन सा जॉइंट होगा, ये क्या लगता है कौन सा जॉइंट होगा, पीछे वाला। आगे वाला तो वो होता है रिब्स और स्टर्नम के दरमियान में, रिब्स और स्टर्नम के दरमियान कौन सा जॉइंट था, पार्शियली मूवेबल जॉइंट था, सही, यानी कार्टिलेजिनस जॉइंट था। पीछे की तरफ इनमें होता है साइनोवियल जॉइंट। पीछे की तरफ कौन सा जॉइंट होता है, साइनोवियल होता है, मतलब वो मूवमेंट करती है ऊपर नीचे, तो वो साइनोवियल जॉइंट है, ये बात याद रखना, सही। ये कोई पिछले 2-3 साल पहले कोई पास पेपर में आया हुआ था, कल परसों में देख रहा था, तो उसमें आया था इसका क्वेश्चन। अच्छा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखो, सही, जस्ट बिलो द रिब केज पाई जाती है, वन ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी हमारी बैकबोन के एक राइट साइड पे होगी, एक लेफ्ट साइड पे होगी, सही। एक किडनी ईच साइड पे पाई जाती है वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन के। कहां होती है ये, इनकी पोजीशन बिटवीन T12 एंड L3 वर्टिब्री। जो वर्टिब्री है, वर्टिब्री के नंबर थे ना C1 C2 C7, उसके बाद T1 से लेकर T12 जो लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री है वहां से स्टार्ट होगी किडनी, और जो थर्ड लंबर वर्टिब्री है, लंबर वर्टिब्री टोटल कितनी होती है 5, L1 से L5, L4 तक ये एक्सटेंड करेगी, सही। यहाँ पर ये समझ लो, यहाँ पर ये है वो T12 से L1 L2 L3, ये L3 तक एक्सटेंड करती है, सही, यहाँ तक ये, सही। 4 वर्टिब्री इसमें इंक्लूड होंगी, T12 L1 L2 L3, ये इतने हिस्से में होंगे, सही, इस साइज में होती है। अच्छा इसके बाद एक वर्ड लिखा है कि किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब, पेरिटोनियल किसे कहते हैं, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम किसे कहते हैं, पेरिटोनियम, हाँ किसकी, पेरिटोनियम किसकी कवरिंग का नाम है, याद है आप लोगों को मैट्रिक क्लास की बुक में, 9 क्लास की बुक में लिखा हुआ था कि किडनी की आउटर कवरिंग को पेरिटोनियम कहते हैं, है ना। कितना गलत लिखते हैं ना ये लोग, कितना गलत पढ़ाते हैं, गलत लिखा हुआ है ना। पेरिटोनियम जो है हार्ट की पेरिकार्डियम में, अच्छा हार्ट की सबसे बाहर वाली पेरिकार्डियम, फिर उसके बाद भी तो है बहुत सारी मस्कुलर वॉल्व के लिए। अच्छा पेरिटोनियम जो है, यहाँ गौर से सुनो, पेरिटोनियम दरअसल कवरिंग है ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, हमारी पूरी एब्डोमिनल कैविटी जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इसके ऊपर जो पूरी लेयर चढ़ी हुई है ना, पूरी मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिटोनियम। वो क्या कहलाती है, पेरिटोनियम, सही। अगर ह्यूमन बॉडी को कट करके देखेंगे तो पहले पूरी पेरिटोनियम होगी, सही। ह्यूमन बॉडी को हमने कट किया, उसमें पूरी पेरिटोनियम मिल रही है, हमने पेरिटोनियम को कट करेंगे, फिर अंदर स्टमक और ये सारे रीजन होगा। ऐसा नहीं कि ऊपर से स्किन कट के सारा स्टमक वगैरह बाहर घूम रहा है, सही। तो पूरे स्टमक, इंटेस्टाइन, इस पूरे एब्डोमिनल कैविटी के अराउंड एक पूरी कवरिंग है, जिस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं, सही है। ये कवरिंग पीछे तक नहीं है, बैकबोन तक, सही। बैकबोन से पीछे यहाँ, यानी ये सिर्फ इसमें स्टमक और ये लिवर और ये सारे पार्ट हैं, इसके बैक साइड पे पीछे की तरफ किडनी पाई जाती है, यानी पेरिटोनियम कैविटी के अंदर किडनी नहीं होती, पेरिटोनियम के बैक साइड पे होती है।
पेरिटोनियम यहां तक है, यानी आधे हिस्से में, उसके पीछे की तरफ जो है ना किडनी पाई जाती है। इसे हम कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। पेरिटोनियम मतलब पेरिटोनियम और रेट्रो मतलब बैक साइड पे, तो ये बिहाइंड, सही, सिचुएटेड बिहाइंड द पेरिटोनियम। जो किडनी है ये कहां होती है? बिहाइंड द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के बैक साइड पे होती है, पीछे होती है, इनसाइड नहीं होती। इनसाइड तो इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर, ये सारे पार्ट होते हैं, बैक साइड पीछे की तरफ होती है, सही, तो याद रखना। तो किडनी कहां है? किडनी की लोकेशन क्या है? रेट्रो पेरिटोनियल, मतलब दे आर सिचुएटेड बिहाइंड द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के बैक साइड पे वर्टिकल कॉलम के साथ होती है, बैकबोन के साथ। शेप क्या है इनकी? बीन शेप की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ह्यूमन के फिस्ट के साइज की, इंसान की जो मुट्ठी होती है उसके साइज की होती है, तकरीबन 4 to 5 इंचेस होता है तकरीबन। राइट किडनी जो है, राइट किडनी, ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, सही है, फिस्ट मुट्ठी को होते हैं, सही। यहां देखो ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है, राइट किडनी लेफ्ट किडनी। राइट किडनी अगर गौर से देखोगे, राइट किडनी लेफ्ट किडनी के मुकाबले थोड़ा नीचे है, सही है, ये लेफ्ट किडनी ऊपर है। राइट किडनी का साइज भी थोड़ा शॉर्ट होता है, यानी स्मॉलर होती है लेफ्ट किडनी के मुकाबले में, बहुत ही कम थोड़ा वो चेंज होता है। राइट किडनी जो है स्लाइटली लोअर है देन लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी के मुकाबले में राइट किडनी जो है थोड़ा नीचे की तरफ होती है, यहाँ लिवर होता है, तो लिवर के एडजस्टमेंट के लिए यहाँ लिवर होगा, लिवर की किडनी थोड़ा नीचे आ जाती है। दूसरा, राइट किडनी जो है साइज भी उसका भी थोड़ा स्मॉलर साइज होता है, जब डेवलप हो रही होगी तब ये कम बनती है। तो राइट किडनी जो है स्मॉलर साइज है एंड स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी है, ये दो बातें याद रखना, सही है, राइट किडनी वाला। अच्छा, यूरेथ्रा के बारे में सुन लो। अब फीमेल का जो यूरेथ्रा है, फीमेल में यूरेथ्रा, अब मेल में जो यूरेथ्रा होगा, यूरेथ्रा वो ट्यूब है ना जिससे यूरिन पास आउट होता है। मेल में जो यूरेथ्रा होता है, मेल में यूरेथ्रा, उसे हम यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं, एक चीज वो। दूसरा वो कहां होता है? वो होता है पेनिस के अंदर, जो पढ़ा है ना आप लोगों ने, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना एक्सटर्नल जेनिटल पेनिस, तो उस पेनिस के अंदर होता है। इसीलिए मेल में जो यूरेथ्रा होगा ना वो लॉन्ग होगा, मेल में यूरेथ्रा का साइज ज्यादा बड़ा होता है, और फीमेल का जो यूरेथ्रा होगा स्मॉलर होगा, छोटा सा होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली बस पास आउट हो रहा है, कोई उसमें एक्सटर्नल ऑर्गन नहीं है, पेनिस वगैरह ऐसे एक्सटर्नल ऑर्गन नहीं है उसे रिमूव करने के लिए। तो फीमेल में यूरेथ्रा का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है, सही, फीमेल यूरेथ्रा स्मॉल होता है। अच्छा, ये भी याद रखना, ये हमारे पास किडनी का थोड़ा बहुत लिखा हुआ था, यूरिनरी सिस्टम के साथ साथ किडनी का, सही है, किडनी। अच्छा, किडनी का अब एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देखना है। देखो ये सारा किडनी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन टाइप का। अब किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखो पहले। किडनी के बाहर, सबसे बाहर ना प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, कवरिंग्स होती हैं, सही है। कितनी कवरिंग्स होती है? 3। सबसे बाहर वाली कवरिंग है वो कहलाती है रीनल फैशिया। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या कहलाती है? रीनल फैशिया। जो आउटर मोस्ट है और ये टफ होती है, थोड़ी हार्ड होती है, सही। किडनी की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग टफ एंड आउटर मोस्ट जो कवरिंग क्या कहलाती है? रीनल फैशिया कहलाती है। इसके बाद जो सेकंड लेयर है या जो मिडिल लेयर है, क्योंकि 3 लेयर है, मिडिल लेयर वो कहलाती है फैटी लेयर या उसे हम एडिपोज लेयर कहते हैं। वो एडिपोज टिश्यू से ना फैट से मिलकर बनी होती है। तो ये सेकंड नंबर पे क्या है? फैटी लेयर होती है, एडिपोज लेयर होती है, जो मिडिल में पाई जाती है। इसका काम है कुशन प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करके रखना। कुशन किसे बोलते हैं? सॉफ्टनेस प्रोवाइड करना, किडनी को सॉफ्ट रखना, सही है। तो ये फैटी लेयर करती है, जो सेकंड नंबर पे लेयर है। फर्स्ट लेयर क्या है? रीनल फैशिया। सेकंड लेयर क्या है? फैटी लेयर, जिसे एडिपोज लेयर कहते हैं। और थर्ड लेयर है लास्ट, सबसे अंदर वाली लेयर, वो कहलाती है रीनल कैप्सूल। उसे क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल, जो इनर मोस्ट लेयर है और ये फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसी को, रीनल कैप्सूल को हम फिब्रस कैप्सूल भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? फिब्रस कैप्सूल। सही, आगे डायग्राम में फिब्रस कैप्सूल लिखा होगा। तो सही, हमारी किडनी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने ये देखा, किडनी के बाहर की तरफ 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग है। सबसे बाहर वाली रीनल फैशिया, उसके अंदर वाली रीनल, उसके अंदर वाली फैटी लेयर, सबसे अंदर वाली रीनल फैशिया। और ये क्या है? फाइब्रस कैप्सूल भी किसे कहते हैं। ये देखो यहाँ पर, सही। अब इस डायग्राम में इन लोगों को दिखा देंगे, यहाँ पर ये सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी रीनल फैशिया, उसके अंदर वाली जो लेयर होगी रीनल और फैटी लेयर, और सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी उसका नाम ये रहा, फिब्रस कैप्सूल या फिर रीनल कैप्सूल, ये सही है। इसके बाद इसका अंदर का हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा। अंदर इसकी बाद में बात करेंगे, पहले इसकी बाहर की ओवरऑल एनाटॉमी की बात करेंगे। एक्सटर्नल एनाटॉमी, एक्सटर्नल एनाटॉमी, एक्सटर्नल एनाटॉमी हमें ये देखने को मिलता है किडनी में। किडनी हिस्सा की राउंड से, किडनी का एक पार्ट ये वाला जो अंदर वाला हिस्सा होता है, जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं लेटरल साइड। लेटरल बाहर वाली साइड होती है, जो अंदर वाली साइड होती है वो कहलाती है मीडियल साइड। ये वाली साइड इसकी मीडियल साइड है, मीडियल साइड। किडनी की मीडियल साइड पे, अंदर वाली साइड पे एक ग्रूव बना हुआ है, ये बड़ा सा ग्रूव बना हुआ है, एक होल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, सी शेप स्ट्रक्चर। ये जो ग्रूव है, ये बड़ा सा ग्रूव जो है जिसका अंदर ये चीजें अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, ये ग्रूव कहलाता है हाइलम। क्या कहलाता है? हाइलम। किडनी में एक ग्रूव सा पाया जाता है, इस ग्रूव को हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं, हाइलम ऑफ किडनी, सही है। ये हाइलम ऑफ किडनी दरअसल है क्या? ये हाइलम ऑफ किडनी दरअसल गेटवे है, रास्ता है, जिसके जरिए चीजें एंटर करती हैं और जिससे चीजें बाहर निकलती हैं किडनी में। यहां से किसी जगह से कोई चीज अंदर बाहर नहीं निकल, सिर्फ यहीं से हो रही है।
इस हाइलम वाले पार्ट से। सही, ये जो हाइलम, ये जो पार्ट है, जो सी शेप स्ट्रक्चर है, ये पार्ट कहलाता है हाइलम ऑफ किडनी। सही, ये लिखा हुआ एक्सलेंट में देखा हाइलम। सही, हाइलम सिंगुलर हाइलस होता है, बल्कि प्लूरल हाइलस होता है शायद। हाइलम जो है ये क्या है हमारे पास, स्मॉल कॉन्केव क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट बोलते हैं अंदर की तरफ ग्रूव को, तो कॉन्केव है यानी अंदर की तरफ यूं है, सी शेप का है, तो कॉन्केव क्लेफ्ट है स्मॉल ऑन मीडियल साइड, अंदर वाली तरफ। सही, अंदर वाली साइड पे, इनर साइड पे। और ये क्या है, गेटवे फॉर एंट्री एंड एग्जिट, चीजों के एंटर होने का और एग्जिट करने का ये पूरा गेट है, जिसके जरिए चीजें एंटर और एग्जिट करेंगी। क्या क्या चीजें एंटर करती हैं, अल्लाह अकबर, रीनल आर्टरी एंटर करेगी, ये लिखा। जो चीजें एंटर करती है, एंट्री किन किन की चीजों की होगी, लड़कियों बस करो। सही है, किन किन चीजें की एंट्री होगी, रीनल आर्टरी की जो ब्लड लेकर आ रही है, नर्व्स की जो सिग्नल लेकर आ रहे हैं, और लिम्फेटिक वेसल्स भी होती है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ये लिम्फ वगैरह लेके आएगी। सही, उसकी ट्रांसपोर्ट करवानी है। एग्जिट किस किस चीज की होगी, रीनल वेन जो वापस लेके जा रही है ब्लड, और यूरेटर वो जो यूरिन बाहर लेके जा रहा है। सही है, तो ये एंट्री और एग्जिट यहां से हो रही है, हाइलम से हो रही है। हाइलम जो है मजीद अंदर एक्सटेंड होता है, यहां देखो गौर से, हाइलम मजीद अंदर एक्सटेंड होगा और अंदर की तरफ मजीद ग्रूव बनाता है, ये वाले, ये जो येलो येलो नजर आ रहे हैं। हाइलम के अंदर जो मजीद कंटिन्यूएशन है, हाइलम अंदर जाके फिर मजीद जो ग्रूव है इसके, ये सारे ग्रूव कहलाते हैं रीनल साइनस। क्या कहलाते हैं, रीनल साइनस। तो ये रहा रीनल साइनस जो है, ये फनल शेप्ड चैम्बर्स हैं, फनल शेप्ड चैम्बर्स हैं, ये रहे कंटिन्यूअस विद हाइलम, जो हाइलम के आगे कंटिन्यूएशन होती है। सही है, हाइलम का एक ऊपर ग्रुप बनाओ और फिर ग्रुप के अंदर मजीद छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं। ये जो छोटे छोटे ग्रुप हैं ये क्या कहलाते हैं, रीनल साइनस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रीनल साइनस। सही, ये बस इसका एक्सटर्नल एनाटॉमी इतनी है। फिर इसकी इंटरनल एनाटॉमी है, अंदर से आप इसको पढ़ेंगे। अंदर जब हम पढ़ते हैं कैप्सूल के बिल्कुल बाद, रीनल कैप्सूल के बिल्कुल बाद, ये जो इसका आउटर रीजन है, सही, ये रीजन ये कहलाता है रीनल कॉर्टेक्स, और जो इनर रीजन है ये क्या कहलाता है, मेड्यूला। क्या कहलाता है, मेड्यूला, रीनल मेड्यूला। तो ये रीनल मेड्यूला है अंदर वाला हिस्सा, ये बाहर वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। सही, कॉर्टेक्स में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, क्योंकि जो रीनल आर्टरी आती है, रीनल आर्टरी, ये आर्टरी यहां से यूं फैलेगी, आर्टरी यहां से फैल के और फिर यूं बाहर निकल जाती है, रीनल वेन बन के चल जाती है। सही, आर्टरीज यहां पर होंगी कॉर्टेक्स वाले हिस्से में। मेड्यूला वाले हिस्से में पाए जाते हैं ये पायरामिड्स, रीनल पायरामिड्स। क्या पाए जाते हैं, रीनल पायरामिड, पायरामिड स्ट्रक्चर होते हैं, रीनल पायरामिड्स कहा जाता है। ये रीनल पायरामिड 7 से लेकर 18 तक हो सकते हैं, 7 से 18 होते हैं, इसमें तो 5 ही है, तो 7 से 18 तक रीनल पायरामिड्स होते हैं। ये रीनल पायरामिड्स यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि रीनल पायरामिड्स के अंदर पाए जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट। किसकी कलेक्टिंग डक्ट, नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन जो है जो यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है वो इसमें है, रीनल यानी कॉर्टेक्स वाले हिस्से में भी कुछ पार्ट उसका, नेफ्रॉन का कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में भी होता है, जैसे कि वो जो स्ट्रक्चर है ना, बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सही है, ये 3 स्ट्रक्चर है मेन। सही, ये 3 स्ट्रक्चर कहां होते हैं, कॉर्टेक्स में होते हैं। लूकोफेल्ले और कलेक्टिंग डक्ट ये कहां होती है, इसमें मेड्यूला में। मेड्यूला में यहां होते हैं, इसके अंदर, पायरामिड्स के अंदर, और पायरामिड से यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन गिरेगा, यहां आएगा इस पॉइंट पे। ये जो छोटी छोटी ट्यूब निकल रही है ना, हर एक रीनल पायरामिड से जो ट्यूब निकल रही है, इन ट्यूब्स को हम कहते हैं माइनर कैलेक्स। इन्हें क्या कहा जाता है, माइनर कैलेक्स। माइनर कैलेक्स वो ट्यूब्स हैं जो यूरिन रिसीव करती हैं हर एक पायरामिड से। हर एक पायरामिड से यूरिन रिसीव करने वाली ट्यूब का नाम क्या है, माइनर कैलेक्स। ये माइनर कैलेक्स हर एक पायरामिड से आएंगी और जुड़ के एक बड़ा सा वो ट्यूब बनाएंगी। ये जो बड़ा ट्यूब है ये माइनर कैलेक्स थी, और ये जो बड़ी ट्यूब माइनर कैलेक्स मिलकर बड़ी ट्यूब बनाएंगी, ये कहलाएगी मेजर कैलेक्स। क्या कहलाएगी, मेजर कैलेक्स। और मेजर कैलेक्स यूरिन को लेके जाएगी इनटू द यूरेटर, और यूरेटर के पहले ऊपर वाले हिस्से में जाएगा। ये यूरेटर का जो अपर फनल शेप स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं पेल्विस। इसे क्या कहा जाता है, रीनल पेल्विस। सही, ये रीनल पेल्विस कहलाता है, ये ऊपर वाला हिस्सा। तो ये रहा पायरामिड। सही, पायरामिड से यूरिन प्रोड्यूस होगा, यहां आएगा। ये हमारे पास माइनर कैलेक्स है, और फिर इसका ये इस बड़ी ट्यूब में आएगा, बड़ी ट्यूब मेजर कैलेक्स है, मेजर कैलेक्स से जाएगा इस ट्यूब में जो कहलाता है पेल्विस। यूरिन का पाथवे हम पढ़ेंगे। सही, अभी आगे लिखा हुआ है किस तरह यूरिन ट्रैवल करता है। अच्छा, ये राइट, ये वो है रीनल आर्टरी, ये रीनल वेन है। सही, जो अंदर लेके आ रही है और बाहर लेके जा रही है। अच्छा, यहां देखो, ये जो हमारे रीनल पायरामिड्स हैं, रीनल पायरामिड्स के दरमियान में गैप है। ये जो गैप है इसे हम कहते हैं रीनल कॉलम्स। इसे क्या कहा जाता है, रीनल कॉलम्स कहा जाता है। सही, ये सारे स्ट्रक्चर। और अगर और से देखो, यहाँ पर ये रीनल पायरामिड है, सही है, और ये हमारे पास माइनर कैलेक्स है, ये माइनर कैलेक्स है, और ये रीनल पायरामिड है। इनका जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है ना, जहां पर आगे कनेक्ट हो रहा है पायरामिड का नीचे वाला बिल्कुल हिस्सा, ये रीनल पैपिला कहलाता है।
ये क्या कहलाता है? रीनल पैपिला। सही, ये भी याद रखो डायग्राम से वर्ड्स। अच्छा, इंटरनल एंड में हमने क्या लिखा? हमने देखा किडनी के दो पार्ट हैं। आउटर रीजन क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। इनर रीजन क्या कहलाता है? मेड्यूला। जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, जो आउटर रीजन है, ये जस्ट इनसाइड द रीनल कैप्सूल, कैप्सूल के बिल्कुल अंदर की तरफ वाला पार्ट है। कैप्सूल वो जो इनर मोस्ट कवरिंग थी, रीनल कैप्सूल के इनसाइड वाला पार्ट क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। इट कंटेन्स नेफ्रॉन, इसमें नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का कौन कौन से पार्ट? बोमेन कैप्सूल, पीसीडी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डीसीडी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसी कॉर्टेक्स वाले पार्ट में आर्टरियोल्स होंगी, वेन्यूल्स होंगी, यानी ब्लड वेसल्स होंगी जो आगे अंदर जाके बनती हैं। रीनल आर्टरी जब अंदर जाती है तो आगे जाके रीनल आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स वगैरह बाद में बनती है। तो ये सारी यहां होती है कॉर्टेक्स में। ये कॉर्टेक्स ये जो दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन। सही, मेड्यूलरी कॉर्टेक्स करता है। रेनिन प्रोड्यूस होता है कॉर्टेक्स से, जिसका काम है ब्लड प्रेशर मेंटेन करना। एरिथ्रोपोइटिन भी प्रोड्यूस होता है कॉर्टेक्स से, जिसका काम है आरबीसीज की प्रोडक्शन करवाना। अब ये जो मेड्यूला वाला पार्ट है, अंदर वाला हिस्सा, ये है सराउंडिंग द रीनल साइनस। रीनल साइनस पड़ा था, ये हाइलम की अंदर की तरफ जो कंटिन्यूएशन थी, ये क्या कहलाती है? रीनल साइनस। इन रीनल साइनस के बिल्कुल साथ वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है? ये मेड्यूला। क्या कहलाता है? मेड्यूला। ये रहा। तो सराउंडिंग द रीनल साइनस, रीनल साइनस के बिल्कुल सराउंडिंग में पाया जाता है। इट कंटेन रीनल पायरामिड्स, इसमें रीनल पायरामिड्स होंगे। कितने होते हैं रीनल पायरामिड्स? 7 से 18। कोन शेप स्ट्रक्चर है, जहां पर नेफ्रॉन के ये दो पार्ट हैं, ल्यूकोफेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, ये दोनों होते हैं। रीनल कॉलम्स क्या थी? स्पेस बिटवीन पायरामिड्स, पायरामिड्स के दरमियान में जो स्पेस था वो क्या कहलाता है? रीनल कॉलम्स कहलाता है। मेड्यूला का काम होता है यूरिन की कंसंट्रेशन करना, यानी कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का जो प्रोसेस है कि यूरिन किस तरह का प्रोड्यूस करना है, डाइल्यूट करना है या फिर कंसंट्रेटेड करना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये कहां पर होता है? मेड्यूला में होता है। इसीलिए जो वो पढ़ेंगे ना हम, काउंटर करंट मैकेनिज्म, वो सारा मेड्यूला में हो रहा है, यूरिन की कंसंट्रेशन का प्रोसेस। अच्छा, इसके अलावा एक स्ट्रक्चर था रीनल, ये पेल्विस। सही, पेल्विस का अलग फनल शेप स्ट्रक्चर थी, जो यूरेटर का ऊपर वाला पार्ट जो कलेक्ट करता है यूरिन को फ्रॉम मेजर कैरेक्स। कहां से कलेक्ट करता है? मेजर कैरेक्स। और मेजर कैरेक्स को कहां से मिला? माइनर कैरेक्स से। तो वही पूरा यहाँ पे पाथवे भी लिखा यूरिन का। कलेक्टिंग डक्ट यूरिन रिसीव करती है अलग अलग नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट रिसीव किया, कलेक्टिंग डक्ट से कहां जाता है? माइनर कैरेक्स, माइनर कैरेक्स से मेजर कैरेक्स, मेजर कैरेक्स से पेल्विस, रीनल पेल्विस। सही, रीनल पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर। सही, इस तरह यूरिन के पास पे होता है। ये दोबारा थोड़ा सा देखो, कहां गया बच्चा? बस बस, क्या हो गया? किडनी कितनी होती है हमारी बॉडी में? कोई ऐसा बंदा जिसके अंदर 3 किडनी हो? कोई ऐसा बंदा हो सकता है दुनिया में जिसकी 3 किडनी हो? कौन? एबनॉर्मल। सही आ रही है। जिसके, हाँ, जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट होती है, जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट हो, उससे 3 हो जाती है। 2 पहले वाली होती है, वो ज्यादातर केसेस में नहीं निकालते हो। सही, किडनी फेलियर वाला केस में तो आगे किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, न्यू किडनी आगे लगती है एब्डोमिनल कैविटी के पास। अच्छा, किडनी का साइज कितना है? कौन सी किडनी लार्ज साइज की होती है? कौन सी किडनी थोड़ा ऊपर की तरफ होती है? मेल और फीमेल में यूरेथ्रा का साइज किसका स्मॉल है? फीमेल में। किडनी का अराउंड प्रोडक्टिव लेयर्स कितनी है? सबसे आउटर वाली का नाम, मिडल वाली का, सबसे अंदर वाली लेयर कैप्सूल। वो गेटवे फॉर एंट्री और एग्जिट कौन सा पॉइंट है? गेटवे फॉर एंट्री एंड एग्जिट हाइलम है। सही है। क्या चीज? ये रहा, ये जो पूरा, ये देखो, ये बना हुआ लाइन, ये बना हुआ, ये लिखा हुआ हाइलम, हाइलम ऑफ किडनी। इतने यहां से लेके यहां तक है पूरा हिस्सा। ये देखो, ये यहां से लेकर ये सारा, ये हाइलम ऑफ किडनी। सही, ये पूरा ग्रुप, और इस ग्रुप के अंदर फिर मजीद छोटे छोटे ग्रुप हैं। ये ग्रुप कहलाते हैं साइनस। चलो यहां रोक रहे हैं। सही है, यहां तक हमने पाथवे ऑफ यूरिन तक कर लिया है। आप लोगों में 3 पीडीएफ भिजवा रहा हूं। 3 पीडीएफ में काम देखो यहां तक है लड़कियों, काम यहां तक होगा। देखो जाओ, काम आगे तक है। ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिख लेना, नेफ्रॉन का भी लिख लेना।
स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन तक किया हुआ है। यहां तक है, यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर का काम है सारा। सही, ये 3 पीडीएफ भिजवा रहा हूँ, 3 पीडीएफ में जितना लिखा है वो सारा कर लेना, और जितना आप तक पढ़ लिया वहां तक पढ़ के आ जाना अच्छे से। क्लियर, समझ आ गया? कुछ पूछना है? टेस्ट हो गया आप लोग? चार चैप्टर्स का 4 हुए ना हमारे? 3 हुए, 3 हुए। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, सपोर्टेड मूवमेंट, नर्वस कोऑर्डिनेशन, पढ़ तो हमने 4 लिए ना। अच्छा, नर्वस कोऑर्डिनेशन लिख लिया आप लोगों ने पूरा?